Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start part 2 of Unit 4, Block 4, MPCE 013, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys, and this is the last video of this subject. We are able to finish the whole syllabus by finishing this video as well. So let us start with today's topic. Today's topic is major थेरेपी इश्यूज। कौन कौन से थेरेपी में ऐसे इश्यूज आते हैं जिन पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है। सो फर्स्ट इसमें इन्होंने बताया है साइकोलॉजी ऑफ डाइंग पर्सन, जो कबलर रॉस ने बताए थे कि जो डाइंग पर्सन होता है वो 5 स्टेजेस में से गुजरता है। सो उसका जो पूरा डाइंग पर्सन का जो प्रोग्रेस होता है इन 5 स्टेजेस में, वो किस तरह से होता है वो उन्होंने बताया है। जिन्होंने कभी ग्रीफ साइकिल पढ़ी होगी ना, उनको पता होगा कि ग्रीफ साइकिल में भी कुछ इसी तरह के स्टेजेस होते हैं एंड ये उससे बहुत सेम है। सो जब कोई पर्सन को पता होता है कि अब उसका एंड नज़दीक है और वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, सो शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है जब वो इंसान डिनायल फेज़ में होता है। वो मानने के लिए तैयार नहीं होता कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अपनी इलनेस की सीरियसनेस पे डिसबिलीफ रखता है वो, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता इस फैक्ट को। दूसरा जो स्टेज आता है दैट इज़ एन एंगर स्टेज, जहाँ पे उसको बहुत गुस्सा भरने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है भाई, सारी दुनिया को तो इतने साल जीने के लिए मिलते हैं, उसको क्यों इतने कम मिले हैं। सो वो फिर दूसरों के ऊपर भी गुस्सा निकालता है अपने इस डिसअपॉइंटमेंट का। ये चीज़ अगर आप देखें ना, ये कभी-कभी रिज़ल्ट्स जब हमारे आते हैं और हमारे मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं होते, तो हमारा भी ये एंगर स्टेज हो जाता है ना? एंड डिनायल स्टेज पे भी हम जाते हैं कि नहीं, मेरे तो आ ही नहीं सकते, मेरे इतने कम कैसे आ सकते हैं मार्क्स। सेम इज़ विद इलनेस ऑल्सो, कि मुझे कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। एंड देन एंगर, जब आपको थोड़ा-सा यकीन होने लगता है कि हाँ, समथिंग इज़ रॉन्ग और मेरे नंबर आ गए हैं गलत, तो फिर आप दूसरों के ऊपर गुस्सा निकालने लगते हैं, हर बात पे चिड़चिड़ापन महसूस करने लगते हैं। सेम हियर। नेक्स्ट स्टेट जो इसमें आती है, वो आती है बार्गेनिंग की, जहाँ आप भगवान से तरह-तरह के प्रॉमिसेस लेने लगते हो। आप कोई डील करना चाहते हो ऊपर वाले से कि भगवान मैं इस मंदिर जाऊँगा, इस आश्रम जाऊँगा, ये करूँगा, डोनेट करूँगा, जाने क्या-क्या बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से तो ठीक हो जाए, है ना? मंत्र जाप, पूजा पाठ सब कुछ करने के लिए लग जाते हैं कि किसी तरह से रिवर्सल हो जाए सारी चीज़ें। तो वो स्टेज होती है बार्गेनिंग की। फिर फोर्थ स्टेज आती है डिप्रेशन, जहाँ इंसान को ये महसूस होने लगता है कि वो ओवरवेल्म्ड हो गया होता है इस सिचुएशन से कि अब नज़दीक है एंड, और बहुत कुछ छूट रहा है हाथ से। कहीं न कहीं शेम भी होती है, होपलेसनेस भी होती है, फीलिंग ऑफ लॉस महसूस हो रहा होता है, गिल्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ तरह-तरह की फीलिंग्स अंदर आने लगती है। दुःख भी होता है कि भई साल तो ख़त्म हो गए, ज़िंदगी जी नहीं अपने मन की, बस करते ही रह गए सबके लिए, और अब वक़्त नहीं बचा, ना एनर्जी बची, ना कुछ फंड्स बचे क्योंकि सब ट्रीटमेंट में लग गए। सो वो डिप्रेशन फ़ेज़ आ जाता है एंड वो एक ऐसा सिचुएशन है जो प्रिपरेटरी ग्रीफ भी कहा जाता है, कि ये ग्रीफ स्टेट में पहुँचने ने लगता है इंसान। एंड लास्ट स्टेट होती है एक्सेप्टेंस, जहाँ ले दे के इंसान फिर हार मान जाता है और मान जाता है कि नहीं, अब तो यही अंत है और अंत पास में ही है, अब कुछ नहीं होगा, अब सब कुछ करके देख लिया, अब कुछ नहीं, अब बस एक्सेप्ट ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है इंसान इस स्टेट में ज़्यादा खुश ना हो, उसको इस बात को लेकर, लेकिन वो रेडी होता है कि हाँ ठीक है, अब एंड आ गया है। तो ये तो था कबलर रॉस का, जो उन्होंने डाइंग पर्सन की पूरी स्टेजेस 5 स्टेजेस बताई हैं। ये ग्रीफ साइकिल में भी यही सेम स्टेजेस होती हैं, अगर आपने ग्रीफ साइकिल पढ़ी है तो, और नहीं पढ़ी है तो मैंने बता ही दिया है कि यही स्टेजेस होती हैं। जब हम कुछ खो देते हैं, चाहे वो रिश्ता है, चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई जॉब है, चाहे कोई आपकी पोजीशन है, तो उसमें हम इसी स्टेट से हमेशा गुजरते हैं। तो ग्रीफ नंबर कमाने का भी ग्रीफ ही होता है हमारा। तो किसी चीज़ का भी जो आप दुःख मना रहे हैं, उसमें भी ये स्टेजेस आते हैं।
एक और ऑल्टरनेट व्यू है जो ट्रेजेक्टरी के नाम से जानते हैं, ट्रेजेक्टरी ऑफ ए डाइंग पर्सन। तो कई लोगों ने ये कबलर रॉस की जो 5 स्टेजेस है ना, इसको इन्होंने क्वेश्चन भी किया है कि ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा होता है, कई लोगों में ऐसा चीज़ नहीं भी होती है। तो कबलर रॉस जो है, उनकी थ्योरी को इस कॉमन रिएक्शन का नाम दे दिया गया है। ऐसे कई लोगों ने उसको ये बोला है कि ये स्टेजेस नहीं है, ये रिएक्शंस है, जो लोगों के रिएक्शंस आते हैं इन स्टेजेस में। सो अब वेसमैन ने, आई एम नॉट श्योर इनका ये नाम को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, वेइजमैन, शायद वेइजमैन होगा। वेइजमैन की जो 4 स्टेजेस ऑफ डाइंग है, उसके बारे में हम ज़रूर समझेंगे। उन्होंने ये फ्लेक्सिबल स्टेजेस के बारे में बात की थी। पहली है एग्जिस्टेंशियल प्लाइट। तो एग्जिस्टेंशियल प्लाइट में जो ये एक्सट्रीम इमोशनल शॉक जब इंसान को लग जाता है, जब उसको ये पता चलता है कि अब लाइलाज हो गई है कंडीशन, अब जाना ही एक रास्ता है, अब बचने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो एग्जिस्टेंशियल प्लाइट होती है। सेकंड जो स्टेज है वो है मिटिगेशन एंड अकोमोडेशन। इसमें जो पर्सन है वो नॉर्मल लाइफ में फिर से जाने की कोशिश करता है, बहुत पूरी कोशिश करता है खुद को बिजी रहे और जैसे हमेशा से ज़िंदगी जी रहा था वैसे ही जीता रहे। जब वो पहली बार ये लर्न करता है कि उसको ऐसी इलनेस हो गई है। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेज आती है डिक्लाइन एंड डिटीरियोरेशन। जब इंसान की बीमारी इतनी बढ़ गई होती है और ट्रीटमेंट जो है वो उसने पूरी लाइफ को कंट्रोल में ले लिया होता है, यानी अब लाइफ आम इंसानों जैसी नहीं रही। अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, कमज़ोरी आने लगी है, कुछ करके भी थकान महसूस हो जाती है, अब पहले जैसा विगर नहीं रहा। तो जब बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल जो एक एवरेज लाइफ चलती है उससे हटने लगती है, नॉर्मल लिविंग जैसा कुछ भी नहीं रहता है, तब वो ये स्टेज बिग स्टार्ट हो गई होती है। लास्ट स्टेज जो है वो है प्री टर्मिनैलिटी एंड टर्मिनैलिटी। नाम से ही पता चल रहा है, ये एकदम एंड ऑफ लाइफ वाली स्टेट है, जहाँ पे ट्रीटमेंट अब कोई हेल्प नहीं करने वाला है। जितना ट्रीटमेंट होना था हो चुका, अब ट्रीटमेंट का कोई यूज़फुलनेस नहीं रह गई है, तो ट्रीटमेंट बंद हो जाता है। अब बस डेथ वॉच स्टार्ट हो जाती है कि कब ख़त्म हो जाए सब कुछ। सो ये इस इन स्टेजेस में जब इंसान होता है ना, तो उसमें तरह तरह के इमोशंस आ रहे होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एंगर, है ना, बहुत सारी चीज़ें आ रही होती है। अब इन सबको हम डिटेल में समझेंगे कि डिप्रेशन हो रहा होता है तो क्या हो रहा होता है इंसान के साथ, और एंग्जाइटी हो रही होती है या एंगर हो रहा होता है तब क्या क्या हो रहा होता है, वो हम समझेंगे। तो जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन एक जब डाइंग पर्सन की बात करते हैं तो उसमें कैसी फीलिंग आ रही होगी। जब वो डिप्रेस्ड फील कर रहा है तो ऑब्वियसली वो होपलेसनेस उसमें दिख रहा होगा, पावरलेसनेस भी महसूस हो रही होगी उसको। वो बहुत सारी चीज़ें, फिजिकल इम्पेयरमेंट आ गया होगा उसमें, बहुत सारी चीज़ें उसकी चेंज हो गई होगी लाइफ में, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ गई होंगी, बार बार हॉस्पिटलाइजेशंस हो रहे होंगे, मेंटल फिजिकल कंडीशन उस इंसान की इतनी ज़्यादा हो गई होती है ख़राब कि वो ना विड्रॉल वाले स्टेट में चला जाता है, उसको सबसे डिटैच होने की कोशिश करने लगता है, अलूफ हो जाता है, सबके साथ बैठना नहीं चाहता है, अपने उसके जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं उनसे भी डिसएंगेज हो जाता है, नॉर्मल लिविंग जैसा कुछ भी नहीं होता है उसके अंदर। तो डिप्रेशन जब भी आता है तो वो लॉस ऑफ कंट्रोल के साथ आता है, लाइफ पे में कंट्रोल नहीं रहता, इस तरह का चीज़ आ जाता है। वो एक तरह से रेजिग्नेशन वाली स्टेट होती है, पैसिव रेजिग्नेशन, हर एक चीज़ से छोड़, हर चीज़ को छोड़ दिया गया, ऐसा वाला। एंड इस तरह के जो पेशेंट्स होंगे ना, उसमें आप ये भी देखोगे कि वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी ट्राई करते हैं, उनमें सुसाइड करने की पोटेंशियल होती है, और ये बहुत डीमोरलाइज्ड होते हैं, होपलेस होते हैं, इनमें बहुत फिज़िकल पेन तो होता ही होता है, जब लास्ट स्टेजेस होती है तो इंसान पेन में भी होता है। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्क होती है कि ये सुसाइड अटेम्प्ट करें। सो इवन एल्डरली लोग जो जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं उनमें डिप्रेशन भी देखा गया है, नोटिस किया गया है। ना नेक्स्ट जो दूसरा इमोशन ज़्यादा देखा गया है वो है एंग्जाइटी का। एंग्जाइटी जब भी दिमाग में थॉट आता है डेथ का, किसी भी आम इंसान में भी एंग्जाइटी हो जाती है, और जिसके साथ ऐसा हो रहा होता है उसमें कितने लेवल की एंग्जाइटी होगी आप समझ सकते हैं। सो बहुत तरह
तरह हर एक रेंज की एंग्जाइटी मिलेगी। कईयों को ज़्यादा होगा, कईयों को कम होगा, डिपेंडिंग अपॉन उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, किस तरह के माहौल में वो रहते आ रहे हैं, किस तरह की लाइफ जीते आ रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है उनकी एंग्जाइटी किस रेंज में लाई कर रही होगी। एंड उन जितना भी इमोशंस होंगे ना, उसमें डर, दुख, पैनिक, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। सो जिस जो भी ये डेथ को कन्फ्रंट कर रहा होता है ना, बेसिकली वो उसके जैसे मैंने बताया, उसकी पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है, उसकी लर्निंग पे भी डिपेंड करता है, उसके कल्चर पे डिपेंड करता है, सोशल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सो ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं, जो डाइंग पेशेंट होते हैं, उनमें एंग्जाइटी होती है और उसमें इमोशनल स्ट्रेस भी उसके साथ आ रहा होता है। एंड ये जो कॉमन एलिमेंट्स हमने देखे हैं एंग्जाइटी के, वो क्या-क्या हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि फिज़िकल कंडीशन जो है पेशेंट की, ऑब्वियसली वो एंग्जाइटी क्रिएट करेगी। पेन, सफरिंग, फिज़िकल चेंजेस जो बॉडी में आ रहे होंगे, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें इंसान में होंगी। सो टर्मिनली इल पेशेंट जो होते हैं ना, उनका भी जो ट्रीटमेंट आप देखोगे, उसमें पेनफुल ट्रीटमेंट होगा, है ना? उनका एवर्सिव ट्रीटमेंट होगा। जैसे कीमोथेरेपी के जो पेशेंट होते हैं, कैंसर विक्टिम्स होते हैं, जो उनमें कीमोथेरेपी चलाते हैं, तो कीमोथेरेपी से बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, बहुत गर्म दवाइयाँ होती हैं। उसको लेते वक़्त और लेने के बाद दोनों स्टेजेस में बड़ी परेशानी होती है। तो वो एंग्ज़ायटी की रिएक्शंस पैदा करता है पेशेंट के अंदर। ट्रीटमेंट सेटिंग्स भी उसको एंग्ज़ायटी क्रिएट कराती हैं। एंड देन ट्रीटमेंट जब आगे चलता है तो वो भी एंग्ज़ायटी होती है उसके अंदर। फिर एंग्ज़ायटी है, उसके बाद शेम भी उसको आती होने लगती है। शेम क्यों होती है? क्योंकि फ़िज़िकल चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी में मेडिकेशंस की वजह से। बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जो आम जनता में नहीं मिलते हैं, और जब वो आम जनता के बीच में जाता है और लोग उसको पलट के देखते हैं या स्टेयर करते हैं, तो वो बहुत ख़राब महसूस कराता है इंसान को। सो उनके जो स्टेटमेंट होंगे ना पेशेंट के, वो इस तरह के होंगे। इन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, आई डोंट वांट एनीवन टू सी मी लाइक दिस, इस तरह के स्टेटमेंट देंगे। तो यानी कि कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये है कि फ़ियर ऑफ रिजेक्शन शो हो रहा है इस स्टेटमेंट से, कि उसको डर है कि दुनिया मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। अनएक्सेप्टेबल बॉडीली ऑल्टरेशंस जो हो गई हैं इलनेस की वजह से। सो वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, और वो ये भी मान रहा है कि दुनिया भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी इस सिचुएशन में। फिर सोशल डायमेंशंस ऑफ एंग्जायटी को अब हम समझेंगे। ये तो था फिज़िकल डायमेंशन, जो पर्सन के अंदर चेंज आ रहा है और क्यों आ रहा है। सोशल डायमेंशन में क्या होगा, उसको बहुत चिंता होगी अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में। और जो लोग हैं अगर कोई इंसान ऐसा है जो बहुत सोशली एक्टिव रहा है, सो वो उसको चिंता होगी कि भाई अब मैं वो नहीं कर पाऊँगा जो मैं वो करता था, है ना? और उसकी एंग्जायटी इस वजह से भी बढ़ जाएगी। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है सिंगल मदर का। अगर सिंगल मदर है और उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो उसको चिंता होगी अपने बच्चों की, कि वो कैसे, उनका फ्यूचर क्या होगा, उनकी सेफ्टी कैसे रखी जाएगी उसके जाने के बाद। दूसरा एस्पेक्ट जो है इसी में सोशल डायमेंशन का, वो है सोशल एंग्जायटी। सोशल एंग्जायटी में क्या है, अगेन रिश्ते छूट जाएँगे। जब सोशल एंग्जायटी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको मालूम है कि वो जैसे बाकी लोगों से मिलता था, अब वो सब खत्म होने को आ रहा है। फ़ियर ऑफ लॉस रहेगा उसके अंदर। फिर उसको रिजेक्शन का भी डर रहेगा कि अब वो जिस तरह के चेंजेस उसके अंदर आए हैं, हो सकता है लोग उसके साथ उठना-बैठना ना चाहें। फिर नेक्स्ट जो चेंज हम एक और देखेंगे, वो है स्पिरिचुअल एंड एक्जिस्टेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डेथ एंग्जायटी, कि उसको मालूम है कि अब तो खुदा के पास जाने का टाइम आ गया, है ना? तो क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, मीनिंग ऑफ लाइफ के ऊपर क्वेश्चन होगा कि मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या था? क्या मुझे ये ज़िंदगी मिली और मैंने इस ज़िंदगी को यूज़फुल बनाया क्या? मैंने खुद के लिए कुछ किया, मैंने दूसरों के लिए कुछ किया? तो ये जो डेथ की पॉसिबिलिटीज़ है ना, डेथ के साथ जो पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, उसको वो एक्सप्लोर करना चाहेगा। अब और क्या, उसके एग्ज़िस्टेंस का मीनिंग क्या था? कि अब वो क्या कर सकता है रहते-रहते, वो सब चीज़ें सोचेगा। सो ये चीज़ें बढ़ जाएँगी। हो सकता है उसकी रिलीजियस फीलिंग्स इंक्रीज़ होने लगें, मेबी वो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगे। तो साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं, उनको प्रीस्ट वगैरह से मिलके, जो फिगर्स होते हैं, स्पिरिचुअल फिगर्स होती हैं, उनसे मिलकर ये देखना चाहिए कि हम कैसे डाइंग पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इमोशनल सिम्पटम होता है, वो होता है एंगर। जैसे कबलर रॉस ने अपने मॉडल में एंगर के बारे में ज़िक्र भी किया है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज मानी गई है डाइंग पर्सन की लाइफ में। सो
जो ये थ्रेट है लाइफ का, उसने बहुत सारी चीज़ें डिसऑर्गेनाइज कर दी है, फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दी है, हॉस्टिलिटी, रिसेंटमेंट, बहुत सारे इमोशंस इंसान के अंदर भर दिए हैं। और ये इमोशंस जो हैं वो दूसरों पे तो होते ही हैं, मतलब गुस्सा वो दूसरों पे भी निकालेगा, कभी कभी इंटरनलाइज भी करेगा, खुद के अंदर भी निकालेगा। हो सकता है फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, हॉस्पिटल स्टाफ, थेरेपिस्ट, सबके ऊपर उसने गुस्सा निकाला हो। और हो सकता है उसको दूसरों का रिएक्शन भी मिला हो। कई लोग तो कुछ नहीं बोलेंगे, कई लोग विड्रॉ कर जाए, कई लोग उससे मिलना भी नहीं चाहेंगे दोबारा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अंदर ही अंदर एंग्जाइटी फील करेंगे लेकिन फिर भी मिलेंगे। कुछ लोग डिफेंसिवनेस शो करेंगे, कुछ लोग उल्टा गुस्सा करेंगे उसके ऊपर। सो बहुत सारे सिनेरियोज आपको देखने के लिए मिलेंगे इन पेशेंट के साथ। एंड सिचुएशन बहुत टेंशन से भरी हुई हो जाएगी। कभी कभी पेशेंट का जो एंगर जब वो इंटरनलाइज करेगा, जैसे मैंने बताया था पहले, अगर उसने इंटरनलाइज किया मतलब अंदर ही अंदर वो पीता गया, तो फिर सेल्फ ब्लेम में चला जा सकता है, वो गिल्ट में जा सकता है, उसकी सेल्फ एस्टीम लो हो सकती है। ऐसी चीज़ें आप नोटिस करेंगे उसके अंदर। सो एंगर जो भी इंसान जब ज़्यादा अंदर रखे रहेगा ना, तो उसको फिर डिप्रेशन हो जाएगा। तो जो लोग अपने इंटरनलाइज कर लेते हैं ना अपने गुस्से को, जो बाहर नहीं निकाल पाते या किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं अपनी पीड़ा, उनको डिप्रेशन हो जाता है। सो एंगर जो है ये एक तरह का फ्यूल है जो डिप्रेशन का काम करता है। जो अब जो इंसान है जो जा रहा है, उसमें जब एंगर है, वो वो हो सकता है कि उसका गुस्सा ना ना दूसरों पे निकले ना खुद के ऊपर निकले, अनटारगेटेड फीलिंग्स भी हो सकती है। मे बी वो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से देखने लगे, जो उसका पेन है, जो वो इनजस्टिस फील करेगा, है ना? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि भाई दूसरे लोगों की ज़िंदगी लंबी है, मेरी क्यों छोटी हुई। सो इन चीज़ों के बारे में हमें सोचना समझना पड़ेगा। जो अगर डाइंग पेशेंट आपके पास आया है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। फिर कबलर रॉस का एक एग्जांपल दिया है उनकी स्टोरी में, 21 ईयर्स ओल्ड कैंसर विक्टिम के ऊपर, जो मैं स्किप करना चाहूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ इन चीज़ों को। सो वी विल प्रोसीड फर्दर नाउ। जो हम अब कैसे हेल्प करते हैं, जो बिहेवियरल थेरेपिस्ट होते हैं ना, वो पेशेंट को असिस्ट करते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में ले। और कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग है। ये वाली चीज़ें हम क्लाइंट को सिखा सकते हैं, जिससे वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है, अपने इमोशंस को हैंडल कर सकता है। फिर ह्यूमनिस्टिक जो थेरेपिस्ट होते हैं, वो पेशेंट को कन्फ्रंट करते हैं, पेशेंट को हेल्प करते हैं कि वो अपनी डेथ को कन्फ्रंट करे। और एक्टिव एंड पॉजिटिव जो भी पॉसिबल है ना उसकी लाइफ में, उस उसको इम्प्लीमेंट करे अपनी लाइफ में, इंस्टेड ऑफ कि हमेशा गिल्ट एंड दुख में बैठे रहना। सो ह्यूमनिस्टिक थेरेपिस्ट उसको हेल्प करेंगे कि अपने गोल को अभी भी अचीव कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज़ को समझे, और अपने आप को समझे एंड उन चीज़ों को एक्सप्लोर करे जिसको जो पॉसिबल है। फिर डायनामिक थेरेपी जो होती है, वो डिफेंसिव रिएक्शंस जो पेशेंट के आ रहे हैं उनको अटेंड करती है ये वाली थेरेपी। और ये हेल्प करती है कि जो सेल्फ डिफीटिंग डिफेंसेस है ना, उसको कैसे ओवरकम करना है, कैसे पेशेंट को हम हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में, कि वो अपने डिफेंसेस को गलत तरीके से ना यूज़ करे। फिर एक्लेक्टिक अप्रोच भी है, एक्लेक्टिक अप्रोच भी है जिसमें बहुत सारी थेरेपीज़ को हम मिक्स करके अप्लाई करते हैं। लेकिन जितनी भी थेरेपीज़ ये हमने ऊपर पढ़ी है ना, इनमें सबसे मेन वन फंडामेंटल प्रिंसिपल जो होता है वो ये होता है कि हम पेशेंट को फैसिलिटेट करें कि वो बोले, कम्युनिकेट करे, आपसे बात करे, अपने बारे में बताए। तो जो थेरेपिस्ट है उसका प्राइमरी टास्क यही होता है कि वो पेशेंट को असिस्ट करे जब भी इंडिविजुअल आपके पास आया है, और असिस्ट करने के बाद उसको बताए कि उससे पूछे, उससे डिस्कस करे कि किस तरह की नीड्स हैं अब उसकी, जो रिमेनिंग टाइम बचा है उसमें वो क्या करना चाहता है। हर एक क्लाइंट की अलग अलग नीड होंगी, डिपेंडिंग अपॉन उसकी लाइफ हिस्ट्री कैसी रही है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, कौन कौन से बहुत दूसरे फैक्टर हैं। सो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें आप देख पाएंगे पेशेंट के अंदर और समझ भी पाएंगे। एक जो कॉमन नीड तो होती ही होती है किस हर एक पेशेंट की। और कॉमन नीड में सबसे ज़्यादा चीज़ जो आती है वो आती है सिक्योरिटी, अफेक्शन, सपोर्ट, डिग्निटी, सेल्फ एक्सप्रेशन। ये सारी ये वाली नीड्स ना सारे पेशेंट के अंदर आपको मिलेंगी देखने के लिए।
नाउ स्पेसिफिक इलनेसेस एंड साइकोथेरेपी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी इलनेसेस हैं जिसमें जो प्रोग्रेसिव होती हैं और आगे जाके पेशेंट बहुत जल्दी चला जाता है इस दुनिया से। बट इस टॉपिक पे हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ 2 ही डिजीज़ेज़ के बारे में बात करने वाले हैं। एक है कैंसर एंड एड्स, दूसरा है एड्स। सो कैंसर एंड एड्स के ऊपर हम डिटेल में समझेंगे क्या चीज़ें हैं। अदरवाइज़ स्पेसिफिक टर्मिनल डिज़ीज़ इलनेसेस जो होती हैं ना, वो अपनी-अपनी खुद की यूनिक मेडिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स पेशेंट लेके आते हैं, जब वो टर्मिनल डिज़ीज़ को लेकर आते हैं। एक और इनकी सिस्टर है जिसको बोलते हैं ल्यूपस, वो भी इन्हीं के जैसी है, कुछ टर्मिनल डिजीज़ेज़ जैसी ही है, बहुत पेनफुल एंड परेशान करने वाली होती है। बट हम बात करने वाले हैं आज सिर्फ कैंसर एंड एड्स की। बट आप ये मान के चलें कि जो भी इलनेसेस हैं, सीरियस इलनेसेस हैं, उन सब में ये चीज़ कुछ-कुछ मिलती-जुलती चीज़ें होती रहती हैं। तो अब अगर कैंसर की बात करें तो कुछ फीचर्स जो टर्मिनल कैंसर में आपको मिलेगा, वो ये है कि इसमें बहुत लंबा कोर्स होता है मेडिकेशंस का, ट्रीटमेंट का, और पीरियड्स ऑफ रिमिशंस इसमें दिखेंगे, और बहुत सारे जो स्टिग्मा इससे जुड़े हुए हैं, लोगों के जो डाउट्स होते हैं, लोग जो अपने मन से भी बना लेते हैं कई चीज़ें। सो ये वाली चीज़ें ख़ास तौर से पेशेंट को बड़ा परेशान कर देती हैं। एंड प्रोग्रेसिवली ये डिज़ीज़ जैसे-जैसे बढ़ती जाती है ना, उतना ही कंडीशन पेनफुल होने लगती है। तो जो कैंसर का पेशेंट है, वो बहुत लंबा और पेनफुल स्ट्रगल फेस कर रहा होता है, और उसमें जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके साथ जो एसोसिएटेड है, उसका भी बहुत इम्पैक्ट होता है पेशेंट के ऊपर। सो जब भी कैंसर पेशेंट से इंटरेक्ट हम करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी जो लाइफ है ना, बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसी है। कभी बीमारी रुक जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल जैसा लगेगा पेशेंट, एंड कभी कभी वो रिलैप्स कर जाएगी, दोबारा आ जाएगी। सो ये कैंसर बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप रोलर कोस्टर राइड में बैठे हो, इस तरह का पेशेंट को महसूस होने लगता है, एंड बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहता है पेशेंट। कैंसर रिलेटेड साइकोसोशल मॉर्बिडिटी के बारे में हम पहले बात करेंगे। सो साइकोसोशल मॉर्बिडिटी के बारे में क्या क्या एडजस्टमेंट है, जो साइकोसोशल एडजस्टमेंट जो हम देख सकते हैं, और क्या 6 हर्डल्स है इसमें कैंसर के पेशेंट में। पहला है मैनेजिंग अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर। उसको पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, तो उसको अनसर्टेनिटी को मैनेज करना पड़ेगा। सेकंड, सर्चिंग फॉर मीनिंग। अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढना पड़ेगा कि क्या, क्यों आया था इस दुनिया में। थर्ड, डीलिंग विद अ लॉस ऑफ कंट्रोल। अब जैसे जैसे बीमारी बढ़ रही है, उसके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उसके हाथ से छूटती जा रही हैं, उसका कंट्रोल जाता जा रहा है। सो उसको कैसे वो डील करेगा। देन हैविंग अ नीड फॉर ओपननेस। उसको चाहिए होगा कि कोई उससे खुल के बात करे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिजीज़। फिफ्थ, नीड्स फॉर इमोशनल सपोर्ट। उसको कोई ऐसा इंसान चाहिए होगा जो उसको इमोशनली सपोर्ट कर सके। देन नीड्स फॉर मेडिकल सपोर्ट। मेडिकल सपोर्ट के लिए भी उसकी ज़रूरतें होंगी। तो ये 6 ऐसी चीज़ें हैं जो फुल्कनर एंड मैगोयर ने 1994 में सजेस्ट की थी साइकोसोशल एडजस्टमेंट में। ये 6 चीज़ें उसको हर्डल की तरह आती हैं, जिसके बारे में वो हम अक्सर सोचता है। बाकी साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स इससे एसोसिएटेड है, वो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी इम्पैक्ट करेगी, किस तरह की वो लाइफ जीता है। और सिम्टम्स कैसे होंगे। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो सकता है इसमें, इन पेशेंट्स में बेसिकली। इनमें एडजस्टमेंट डिसऑर्डर वाला प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिलेगा आपको, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर देखने के लिए मिलेगा, एंग्जाइटी डिसऑर्डर देखने के लिए मिलेंगी। सो इन पेशेंट में ये वाली चीज़ें भी देखने के लिए मिलेंगी। नाउ कैंसर ट्रीटमेंट की बात करें, सो बहुत सारे साइकोसोशल कंसर्न्स तो हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्पैक्ट हो रही है, और इसमें इनकी एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन भी बढ़ने लगता है। सो नॉन फिजिकल ट्रीटमेंट के भी साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि एंग्जाइटी, एंगर, एप्रीहेंशंस। ये चीज़ें भी वो पेशेंट सोच रहा होगा, फेस कर रहा होगा। सो फिजिकल साइड इफ़ेक्ट जो उसमें दिखेंगे, जैसे नौशिया, हेयर लॉस, ये चीज़ें तो होंगे, साथ में वो एंग्जाइटी, एंगर, ये सारी चीज़ें भी आप देखेंगे पेशेंट में। सो पेशेंट हो सकता है कभी कभी ये भी बोले कि मुझे कीमोथेरेपी के लिए नहीं जाना, वो ड्रॉप आउट भी करना चाहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इससे आना शुरू हो सकती है। बहुत गर्म दवाई होती है कैंसर की। सो इस वजह से
प्रॉब्लम होने लगती है। सो बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जब ये करते हैं तो इसमें भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लगती है क्योंकि बहुत सारी डिमांड्स होती है। जब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से पहले बहुत सारे टेस्ट हो रहे होते हैं, जगह-जगह डिपार्टमेंट में घूमना पड़ता है, बार-बार हॉस्पिटल के विज़िट लगते हैं। इतना मुश्किल पूरा डेली रूटीन हो जाता है कि ना दिन में जल्दी सो पाते, जल्दी उठना पड़ता है, ज़्यादा देर तक सो नहीं सकते हैं, रात में जल्दी सोना पड़ता है क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। सो आपका पूरा रूटीन इधर का उधर हो जाता है, जो आपका डेली रूटीन है उससे हट के रूटीन बनाना पड़ जाता है। सो फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट होते हैं, कोई मेडिसिन चल रही है, नहीं चल रही है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या आ रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, गरम दवाइयाँ हैं, लूज़ मोशन होंगे, बार-बार या तो वॉमिटिंग होगा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, हाथों में ढेर सारे बाल आ जाएँगे। सो ये चीज़ें इमेजिन करके भी बड़ा डर लगता है, तो लोग जिनके साथ होता है उनको कैसा लगता होगा। तो इनको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है कि इन डिफ़िकल्टीज़ को वो कैसे सस्टेन कर सकें। सो कभी-कभी ना कंडीशन्ड नौसिया भी हो जाता है, नौसिया एंड वॉमिटिंग, कि पेशेंट ना उसके अंदर ऑटोमेटिकली आने लगता है क्योंकि उस मेडिसिन का पहले उसने टेस्ट किया होता है। मेडिसिन जब दिया होता है इंजेक्शंस के थ्रू, तो वो ब्लड में ना अजीब-सा होने के बाद मुँह में अजीब-सा हो जाता है, स्वाद हो जाता है अजीब-सा मुँह का। सो वो उसको सोच के भी नौसिया एंड वॉमिटिंग आने लगती है पेशेंट को। सो उनको खाना खाने का मन नहीं करता क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब हम खाना खाएँगे तो फिर वॉमिटिंग होगी, इससे अच्छा खाना भी मत खाओ। तो वो कमज़ोर होते जाते हैं दिन पे दिन। सो अगर ट्रीटमेंट ख़त्म भी हो गया, एंड हो गया ट्रीटमेंट का, तो भी पेशेंट्स जो है ना वो फ़ॉलो अप पीरियड के लिए तो जाता ही जाता है। सो वो भी उसको इम्पैक्ट करता है। एंड देन अपॉइंटमेंट्स को अटेंड करना, फिर कैंसर वापस तो नहीं आ गया, बार-बार टेस्ट करना, मतलब एक फ़ियर सारे टाइम बना रहेगा, वो भी उसको परेशान करता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी एक्सपीरियंस करता है पेशेंट अपनी कैंसर जर्नी में, है ना? डायग्नोसिस के टाइम भी, अर्ली जो ट्रीटमेंट के मंथ है तभी भी, एंड जब ट्रीटमेंट खत्म हो रहा है तभी भी, एंड देन जब ये पता चलता है कि कैंसर और स्प्रेड हो रहा है या फिर दोबारा आ रहा है, तो वो भी उसको हमेशा साइकोलॉजिकली कमज़ोर और थ्रेटन्ड करके रखता है। सो पर्सिस्टेंट नेगेटिव साइकोलॉजिकल जो थॉट्स हैं वो बने रहते हैं उसके, और उसका उसका असर ना बाद तक रहता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको ट्रीटमेंट में देखने के लिए मिलते हैं। सो उसकी जो वल्नरेबिलिटी है साइको सोशल प्रॉब्लम्स की, वो भी बनी रहती है ट्रीटमेंट के दौरान, कैंसर के जो एपिसोड्स चल रहे होते हैं उस टाइम पे। और वो एक तरह का अवॉइडेंट उसकी थिंकिंग हो जाती है इलनेस के बारे में, वो अवॉइड करना चाहता है, उसको लगता नहीं अब उसको होगा ही नहीं, अब हो चुका है अब नहीं होगा, इस तरह के थॉट्स आने लग जाते हैं। या फिर उसको लगता है अगर थोड़े से सिम्टम्स आ भी रहे होते हैं तो सोचता है अभी नहीं जा रहा टेस्ट के लिए, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इस तरह की सोच होने लगती है। सो या फिर वो बहुत ज़्यादा इस तरह का हो जाता है कि कुछ ज़रा सा भी हुआ ना, अरे कैंसर फिर से आ गया, तो वो जो थ्रेट है, जो डर है, वो हमेशा बैठा रहेगा। काम करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाना, है ना? ज़्यादा बीमारी का कंसर्न रहना, ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। नाउ नेक्स्ट जो थेरेपी है वो है प्रॉब्लम फोकस्ड साइकोथेरेपीज़। जो साइको एजुकेशनल एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशंस हैं, ये दोनों हम जनरली यूज़ करते हैं जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम फोकस थेरेपीज़ की। सो ये दोनों थेरेपीज़ इसके अंडर आती है, साइको एजुकेशनल एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन। साइको एजुकेशनल का इंटरवेंशन की जब बात करते हैं, ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। इसका कंसंट्रेशन स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज डेवलप करना होता है क्लाइंट के अंदर। जो क्लिनिकल बिहेवियरल है, कॉग्निटिव बिहेवियरल है, वो बेसिकली बेस्ड होती हैं कि हम कैसे स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज इंस्ट्रक्ट कर सकें क्लाइंट को, एंड वो उसको फॉलो करे और देखे। ये थेरेपीज पेशेंट को ये भी हेल्प करेंगी चेक करने के लिए कि इमोशनल डिस्ट्रेस जो उसके अंदर आ रहा है, वो कैसे उसको कंट्रोल कर रहा है, कैसे उसके बिहेवियर पे इम्पैक्ट डाल रहा है। और बिहेवियरल स्ट्रैटेजी जैसे एक्टिविटी शेड्यूलिंग करना, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज़ जिसमें हम डिस्टॉर्टेड थिंकिंग को नोटिस करने के लिए बोलते हैं कि जो भी डिस्टॉर्टेड थॉट प्रोसेस है ना, उसको नोटिस करना है, उसके पहले और उसके बाद का किस तरह का आपका बिहेवियर था उसको नोटिस करना है, कौन सी सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये ट्रिगर होती है नेगेटिव थिंकिंग, या नेगेटिव थिंकिंग है, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, तो क्या उसके पास कोई एविडेंस है इस फेवर में, ये वाली चीज़ें करते हैं। एंड ज़्यादा हम ऑल्टरनेटिव एंड हेल्पफुल जो आइडियाज़ हैं वो उसको फिर बताते हैं कैसे रिप्लेस करना है। नेक्स्ट जो थेरेपी है वो है सपोर्टिव एक्सप्रेसिव साइकोथेरेपी। सपोर्टिव एक्सप्रेसिव साइकोथेरेपी की बात करें,
सो उसमें हम ये ग्रुप में देते हैं। और रिसर्च एक्टिविटी जो होती है उसमें हम जनरली सपोर्टिव एक्सप्रेसिव साइकोथेरेपीज़ को यूज़ करते हैं। तो रिसर्च में हम ये इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं कि ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। मेजर गोल जो इसका होता है वो यही होता है कि इंडिविजुअल जो है वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन है चाहे नेगेटिव इमोशन है। और ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो फियर और जो एंग्जाइटी है के साथ जो एसोसिएटेड है डेथ के साथ, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये सपोर्टिव एक्सप्रेसिव थेरेपी उनको हेल्प करता है कि वो एक्सप्रेस करें, कि ये थॉट को ना भागे ना, उसको फेस करने की कोशिश करें। तो इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफाइंग डेथ, कि जिसमें हम उसको हम बोलते हैं कि इस थॉट को फेस करो, इसको अवॉइड मत करो, इसको भागो मत इससे। सो इस तरह की हम अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है वो हम हेल्प करवाते हैं लर्न करने के लिए। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिव अप्रोचेस टू साइकोथेरेपी इन कैंसर। सो किस्सन एटेल ने बताया था कि जो एलिमेंट्स है डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज़ के, उनको हम कंबाइन करके इंटीग्रेट करके लगा सकते हैं पेशेंट को, जैसे कि कॉग्निटिव सपोर्टिव एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज़, इनको हम यूज़ कर सकते हैं ग्रुप थेरेपी में। एलिमेंट्स ऑफ स्पीगल्स वर्क, दैट इज सपोर्टिव नेटवर्क एंड एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ डेथ, ये स्पाइगल्स का वर्क था। ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम कंबाइन कर सकते हैं एग्जिस्टेंशियल फोकस का, कि हम इस दुनिया में कुछ अचीव करने के लिए आए थे, लेट अस अचीव नाउ, अभी देर नहीं हुई। सो अनसर्टेनिटी को हम मैनेज करने में हेल्प करते हैं, इंसान को अवेयर करवाते हैं मॉर्टेलिटी का, किसी को सभी को ही जाना है एक दिन। सो जब तक हो तब तक जी लो अपनी ज़िंदगी। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ डेथ में हम पेशेंट को एक्सप्रेस करवाते हैं कि वो किस तरह से डेथ को लेता है, किस तरह से फील करता है। फिर कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव उससे निकलवाने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे सोच रहा है इसको। एंड फिर पेशेंट को हम ये भी बताते हैं कि वो हमें एविडेंस दे कि जिस तरह के उसके इमोशंस हैं वो उसको कैसे सर्व कर रहे हैं, हाउ दे आर इम्पैक्टिंग। सो बहुत सारे जो क्लिनिशियंस होते हैं ना वो थेरेपी को टेलर करते हैं इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली, कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, फिर वो किस एजुकेशनल बैकग्राउंड के है, उसका सपोर्ट कितना है उसके पास। एंड एग्जिस्टेंशियल एलिमेंट एंड एक्सप्रेसिव एलिमेंट्स को भी हम इसमें इनकलकेट करते हैं। देन जो थेरेपिस्ट होता है ना, जब भी वो कैंसर पेशेंट के साथ वर्क कर रहा होता है तो बहुत ज़रूरी है कि वो फोकस करे कि ऑप्टिमिज्म की जो साइकिल है उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एंड जो भी डिस्पेयर शो कर रहा है पेशेंट डिजीज़ की वजह से, वो क्या क्या है उस पर भी फोकस करे। एंड देन स्ट्रेस पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स उसको सिखाए, उसको पेशेंट को हेल्प करे कि वो ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट के टाइम पे, जब डिफ़िकल्ट पीरियड चल रहा होता है, कीमोथेरेपी का पीरियड चल रहा होता है, तो वहाँ पे वो प्रेजेंट रहे और उसको सपोर्ट करे मैनेजमेंट में, जैसे कि कीमोथेरेपी जब हो रही होती है। देन बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक होती है, वो डिसेंसिटाइजेशन रिलैक्सेशन ट्रेनिंग देती है, जो कैंसर पेशेंट को हेल्प करता है कि अपने कैसे स्ट्रेस को कंट्रोल करे, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करे। एंड देन नौजिया वाली जो फीलिंग आती है कीमोथेरेपी के बाद, उसको कैसे वो डिसेंसिटाइज हो सकता है उस चीज़ से। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें आपको पता ही है लोग किस तरह से लोगों को जज करने लगते हैं, एंड ये ज़्यादा जो ट्रांसमिट होती है वो सेक्सुअल कांटेक्ट या फिर नीडल के इंट्रावीनस जब लगा देते हैं तब हो जाती है, या मदर से चाइल्ड में होती है। सो ये मेजर रीजंस हैं व्हाई दिस हैपेंस। एंड देन ज़्यादातर ये प्रिवेलेंट होमोसेक्सुअल्स, प्रोस्टिट्यूट्स एंड ड्रग अब्यूज़र्स के में ज़्यादा देखी जाती है। और ज़्यादातर लोग ना इसको, जिनको हो जाती है एक्सीडेंटली भी अगर किसी को हो गई, तो उनको एंटी सोशल बिहेवियर या डेविएंट सेक्सुअलिटी से एसोसिएट कर देते हैं। तो यानी कि वो जजमेंट का तो पहले ही पात्र बन गए होते हैं, चाहे रीज़न कोई भी हो, बिफोर नोइंग व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। तो जो डिज़ीज़ है बेसिकली फैटल ही है ना? अंत तो वही है। सो ज़रा सी या फिर नो होप होना विक्टिम में, ये कि वो अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा, ये तो सच है ना? तो जब डायग्नोसिस होता है एड्स का, तो एक तरह से वो डेथ सेंटेंस जैसा हो जाता है पेशेंट के पास, कि उसको पता है कि अब दी एंड वाला बात कर दी है। तो वो जो फियर उसके अंदर आया होता है, वो उसके अंदर तो आता ही है, साथ में आसपास के लोग जिनको ये पता चलता है उनमें भी आ जाता है, और वो उस इंसान के अगेंस्ट होने लगती है पूरी दुनिया। और
ये चीज़ें इनमें देखने के लिए मिलती है। एंड देन जो विक्टिम है वो हमेशा रिजेक्टेड फील करता है, उसको ऐसा लगता है कि लोग अब उससे ज़्यादा मिलेंगे नहीं, फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स जो होते हैं जिनकी उसको ज़रूरत होती है वो हॉस्टाइल हो गए होते हैं, वो उसके पास आना जाना नहीं चाहते हैं, उससे मिलना नहीं चाहते, उसको जज करने लगते हैं। तो जो साइकोथेरेपी होती है जब एड्स के पेशेंट के साथ हम करते हैं, तो अगर वो एंड स्टेज में है इलनेस के, तो दो क्लिनिकल सिचुएशन हो सकती है। पहली क्लिनिकल सिचुएशन क्या हो सकती है कि जहाँ पे इंडिविजुअल है ना, उसकी ऑनगोइंग काउंसलिंग हुई हुई है, पहले से उसकी काउंसलिंग हुई हुई है और वो फाइनल फेज, लाइफ के फाइनल फेज में एंटर कर चुका है। दूसरा केस ऐसा होता है कि जो क्लाइंट है वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को ढूंढ रहा होता है कि कोई उसको डायरेक्ट करे कि अब डायग्नोसिस हो गया है, HIV पॉजिटिव आ गया है, या फिर उसकी कंडीशन जो है ना वो डिटीरियोरेट हो रही है, या वो जो इन्फेक्शन है उसको ऑप्टिमिस्टिकली कैसे हैंडल करे, इस चीज़ के लिए वो काउंसलर को ढूंढ रहा होता है। तो जो एड्स है उसने उसने ना केवल पेशेंट को बट साइकोलॉजिस्ट को भी वो चैलेंजिंग सिचुएशन में डाल देता है। एंड सिर्फ साइकोलॉजिस्ट नहीं, बाकी लोग भी चैलेंजिंग सिचुएशन में होते हैं। कौन कौन है वो लोग? जो हॉस्पिटल के में एम्प्लॉयड है, डॉक्टर्स, नर्सेज, है ना, हॉस्पाइस में है तो हॉस्पाइस के लोग, देन एड्स ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिटी जो है वो, देन होम हेल्थ केयर एजेंसीज जो है वो, सारों को एक चैलेंज की तरह ये चीज़ आती है क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। सो कोई भी इंसान जो जाने वाला है उसको और उसके लव्ड वंस को कैसे हैंडल करना है वो भी देखना पड़ता है। जैसे ही इसके सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं, वो अपनी बॉडी और लाइफ से उसका कंट्रोल हटने लगता है, उसको ये चीज़ पता चलने लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके कंट्रोल से छूट रही है। तो इंडिविजुअल का जो फिजिकल और मेंटल डिटीरियोरेशन जब हो रहा होता है तो वो ना केवल उसको बट जो भी उसके आसपास के लोग हैं उनको भी इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसमें फैमिली थेरेपी काम आती है जहाँ पे हम फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करते हैं एडजस्ट करने में इस सिचुएशन में, जब उसकी कंडीशन प्रोग्रेशन में चली जा रही है एंड बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं लाइफ की। जो क्लाइंट है, जब कोई भी पेशेंट है जिसमें प्रोग्रेसिव डिजीजेज हैं, HIV एड्स तो है ही, बाकी ल्यूपस भी एक तरह की प्रोग्रेसिव डिजीज़ ही है, उसमें हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटलाइजेशन करते टाइम। एंड देन इलनेसेस हैं उसको आगे कैसे हैंडल करना है उसके उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है। जो क्लिनी जो बेस्ट है क्लिनिशियन के लिए वो यही है कि वो इन डिफ़िकल्टीज़ को रेज़ करे। जो पेनफुल इश्यूज़ हैं, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन हो गया या डिपेंडेंट की केयर करना, डिपेंडेंट चाइल्ड है कोई उसकी केयर करना, या विल के बारे में बात करना, या मेडिकल प्रॉक्सी, या फिर आगे जो भी इश्यूज़ है जो डेथ के बाद होंगे उसका केयर करना, इन पॉइंट्स को क्लिनिशियन को उठाना ही चाहिए। हाउएवर ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्लाइंट को अच्छे नहीं लगेंगे सुन के, वो आपसे गुस्सा भी होगा और हो सकता है उसका बहुत अजीब सा रिएक्शन भी आए आपके ऊपर। बट ये बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत पहले से, जैसे ही क्लाइंट आपके पास आता है प्रोग्रेसिव डिजीज़ को लेकर, टर्मिनल डिजीज़ को लेकर, आप उससे इन टॉपिक्स पे डिस्कस ज़रूर करें और ये बहुत ज़रूरी भी है। हो सकता है उसकी जो साइकिक एनर्जी एंड फिजिकल एनर्जी है वो धीरे धीरे कम हो रही है और पता है कि आगे रियलिटी क्या है, डिफ़िकल्ट टाइम आने वाला है। तो थेरेपिस्ट को ये क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो क्लाइंट विलिंग है चाहे अनविलिंग है इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, लेकिन उसको ये समझाना पड़ेगा आपको। और ये हेल्पफुल भी होता है क्योंकि उसका जो स्ट्रेस है ना, वो ज़्यादातर स्ट्रेस इन्हीं चीज़ों को लेकर आ रहा है, वो भाग रहा है, डिनायल फेज़ में है, या वो उसको फेस नहीं कर रहा है, अवॉइडेंट कंडीशन में है, दैट इज़ वाई। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ बैठ के उसके स्ट्रेसर्स के बारे में बात करना, इन इश्यूज़ को डिस्कस करना, उसको इंश्योर करना कि इससे वो बेनिफिट ही होगा ऐसा करने पर। सो उसको कन्फ्रंट करना भी ज़रूरी है अगर वो डिनायल स्टेट में है तो। तो क्लिनिशियंस जो हैं वो, उनको ये चीज़ देखना ही पड़ेगा, क्लाइंट के एंगर को फेस करने के लिए भी रेडी ही रहना पड़ेगा इन चीज़ों को करते टाइम।
सो नेगेटिव कोर बिलीफ क्या आने लगेगा पेशेंट के अंदर, खुद के बारे में भी नेगेटिव कोर बिलीफ आएगा, है ना। एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट जो होते हैं जब भी उन्हें होता है तो उनको यही लगने लगता है कि अब तो हम डिफेक्टिव हैं, अब तो हम अनलवेबल है, अब कोई हमें, सब हमें जज ही करेंगे, कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमें प्यार नहीं करेगा। सो उनके जो कॉग्निटिव जो थॉट्स हैं उन पे हमें वर्क करना पड़ेगा, उनके कॉग्निशन को चेंज करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट किस तरह का चलेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करना पड़ेगा। जो उन्होंने खुद को लेबल कर लिया है इनएक्यूरेट है, डिस्टॉर्शंस है उसके अंदर के, उसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा। जो अनरीजनेबलनेस है उसके थॉट पैटर्न्स की, उसको हमें देखना पड़ेगा। तो कॉग्निटिव प्रोब्स एंड क्वेश्चनिंग करने से जो ऑटोमेटिक थॉट्स उसके जनरेट हो रहे होंगे ना, जो वो उसको थेरेपिस्ट टेस्ट करेगा एंड देन उसको बताएगा कि वो कैसे कैटास्ट्रोफाइजिंग कर रहा है, कैसे एक्सेजरेट कर रहा है चीज़ों को। फिर रिलैक्सेशन टेक्निक उसको सिखाई जा सकती है, जहाँ पे पेशेंट जब भी एंशियस फील करे सो कैसे उसको रिलैक्स करना है खुद को, ये और कैसे उसकी एंग्जाइटी उसको इम्पेक्ट कर रही है, वो सारी चीज़ें हम बात कर सकते हैं। देन इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी भी हम एड्स के पेशेंट्स पे लगा सकते हैं। वो मूड से रिलेटेड है, उसके मूड चेंज होंगे, एनवायरमेंटल इवेंट्स होंगे, देन जो भी सोशल रोल्स में चेंजेस आएंगे, वो चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं उससे। जैसे कि इंटरपर्सनल जो थेरेपिस्ट होंगे ना, वो डिप्रेशन को तो मेडिकल इलनेस बता देते हैं। अब जब आपने डिप्रेशन को मेडिकल इलनेस बता दिया तो होता क्या है कि पेशेंट का जब डायग्नोसिस हो गया तो वो एक सिक रोल में चला जाता है, यानी अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार कर लेता है सिक पर्सन की, और वो फिर हर चीज़ में ऐसी चीज़ें करता है जो लाइफ जो करंट लाइफ इश्यूज हैं उसको इम्पैक्ट करती हैं। सो वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में होता है जहाँ पे वो अपने आप को एज अ विक्टिम ही एड्रेस करता है, तो वो बहुत गलत है। इसीलिए पेशेंट जो भी डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहा है, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स उसकी आ रही हैं, मे बी ग्रीफ है, रोल डिस्प्यूट है, रोल ट्रांजिशन है, या इंटरपर्सनल डेफिसिट्स हैं, इन सबको हम एड्रेस करें और डिस्कस करें और स्ट्रेटजीज़ प्लान करें जहाँ पे वो प्रॉब्लम एरियाज़ पे फोकस कर सके एंड किस तरह से उस पे वर्क करना है वो हम उसके साथ बैठ के डिस्कस कर सकें। लास्ट टॉपिक इज एक्सप्लोरेटरी साइकोडायनामिक ट्रीटमेंट्स। सो एक्सप्लोरेटरी साइकोडायनामिक ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, इस ये साइको एनालिसिस के अंदर ही आता है। एंड इसमें हम एचआईवी पॉजिटिव जो पेशेंट आएगा हमारे पास, वो अपने ऐसे इश्यूज लेके आएंगे जिसमें वो फंसा हुआ है। सो हम पहले तो उसको इवेलुएट करेंगे एंड ट्रीटमेंट का जो फोकस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि पेशेंट को जो भी हम हेल्प दें वो लाइफ एनहांसिंग मेडिकल केयर होना चाहिए। एंड देन उसके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जो उसको ट्रबल कर रहा है, उसको रिजॉल्व करना होना चाहिए इसमें। एंड देन जो भी टाइम बचा है उसको बेस्ट वो कैसे यूज़ कर सके, उसके बारे में भी हमें क्लाइंट से बात करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट जो इलनेसेस है, टर्मिनल इलनेसेस हैं, उसकी कौन कौन सी थेरेपीज़ हैं, एड्स एंड कैंसर में हम कौन कौन सी थेरेपीज़ दे सकते हैं, देन किस तरह से हम पूरे जो भी इश्यूज उनके आते हैं और क्या क्या वो फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये सब हमने इसमें पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा और बेनिफिशियल होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें मेरे वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ। आज हमने ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर लिया। आई होप आप इसका बेनिफिट उठाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।